आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 महीने में 4.13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे सभी राज्य। ज्यादातर बीजेपी सरकार वाले राज्य उधार लेने में आगे। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ टॉप 10 लिस्ट में आए। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भाई हुआ गिरफ्तार। 126 पेड़ों को काटने का लगा था आरोप। पेड़ों की कीमत करोड़ों में बताई गई। आईआईटी बीएचयू कांड में नया खुलासा। छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी निकले भाजपा आईटी सेल के मेंबर। 5 नवंबर को सीसीटीवी से पहचान हो गई थी किसकी मदद से अब तक बचते रहे आरोपी। पीएम मोदी की तस्वीर वाले 3D सेल्फी बूथ पर मच रहा बवाल। पीएम सेल्फी बूथ पर रेलवे कर रहा है बड़ा खर्च, आरटीआई में मिला जवाब। विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला, ये पैसे की बर्बादी है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सरकार बन गई 3 राज्यों में बीजेपी की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। लेकिन यही राज्य उधार लेने वालों में आगे नजर आए, टॉप 10 में शामिल है। और चुनाव तो बीजेपी जीत गई, लेकिन चुनाव में जिन वादों को करके बीजेपी सत्ता में आई थी उनको निभाने में अब बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। लिहाजा बीजेपी को कर्जा लेना पड़ रहा है। कर्जा लेकर के स्कीमें निभाना, ये कौन सा नया अर्थशास्त्र है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और वो जनता पर क्या असर डालेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने उधारी का नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें नई सरकार वाले बीजेपी राज्य उधार लेने में सबसे आगे हैं। उसमें भी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ टॉप 10 में रहे हैं। इस कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक देश के सभी राज्य करीब 4.13 लाख करोड़ का कर्ज लेंगे। आरबीआई के इस तिमाही कैलेंडर में एमपी, छत्तीसगढ़ का नाम टॉप 10 में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की नई सरकार अगले 3 महीने में एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कुल 37.5 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। इससे पहले भी सरकार ने दिसंबर में भी आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम के जरिए कर्ज लिया था। फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रदेश पर कुल कर्जे का बोझ 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। वहीं बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार को अपने वादों और घोषणा पत्रों को पूरा करने के लिए शायद सरकार को एक बार फिर कर्ज लेना होगा। विष्णुदेव सरकार ने फिलहाल महतारी योजना को लागू किया है। इसके तहत राज्य की 60 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे सरकार पर 7,200 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई कैलेंडर में फंड उठाने वाले राज्यों में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अब तक सबसे आगे रहे हैं। इसकी सीधी सी वजह यही मानी गई है कि हाल ही में इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार चुनी गई। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, जिसे उसे अब पूरा करने के लिए राज्यों को कर्ज के मुंह में धकेलना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें 2023-2024 के दौरान अब तक ग्रॉस कर्ज लेने के मामले में सबसे आगे तमिलनाडु राज्य है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहीं कर्ज के मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार की स्थिति भी काफी खस्ता चल रही है।
कुछ दिनों पहले ही कर्ज के मामले में केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने देश पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर चेतावनी दी थी कि देश पर कुल 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 में देश का कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए था। इसमें देश की केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ जबकि राज्य सरकारों पर कुल 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। 2014 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ रुपए का खर्च था। अगर पिछले 9 सालों का बीजेपी सरकार का कुल खर्च देखा जाए तो केंद्र सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। देश पर 2014 और 15 में 31 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 2004 में जब मनमोहन सिंह ने केंद्र में सत्ता संभाली थी तो उस समय भारत सरकार पर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2014 तक बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कर्ज का संकट सिर्फ राज्यों ही नहीं केंद्र सरकार पर भी है। अब बढ़ती अर्थव्यवस्था की चमक के पीछे की सच्चाई जो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें इन आंकड़ों को देख लेना चाहिए, ताकि हवाई बातें और जमीनी हकीकत की सच्चाई का अंदाजा उन्हें लग सके। बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा, जिनके द्वारा जारी किए गए पास पर प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार में उनके भाई पर एक बड़ी गाज गिरी है और प्रताप सिम्हा के भाई, जो कि पेड़ तस्करी के आरोप में जिन पर FIR हुई थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस सरकार ने इनकी गिरफ्तारी क्यों कराई है? 126 पेड़ काटने का आरोप लगा था, जिसमें करोड़ों रुपए पेड़ों की कीमत बताई गई, पेड़ों की तस्करी का आरोप लगा था। क्या कुछ कांग्रेस सरकार ने वहां पर कहा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के भाई के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन। कर्नाटक की पुलिस ने प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को किया गिरफ्तार। संसद की सुरक्षा में हुई ऐतिहासिक चूक के मामले से चर्चित हुए प्रताप सिम्हा के भाई पर कुछ वक्त पहले FIR हुई थी। विक्रम सिम्हा पर सरकारी पेड़ काटकर तस्करी करने का आरोप लगा था। अब इस मामले पर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप सिम्हा ने कहा, अपने बेटे यतींद्र को मैसूर से लोकसभा चुनाव लड़ाने और जिताने के लिए सिद्धरमैया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो अपने बेटे को जिताने के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं। कर्नाटक की सरकार के इस एक्शन पर बीजेपी लगातार हमलावर होने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सरकार बदले की राजनीति कर रही है। वहीं प्रताप सिम्हा ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। वैसे प्रताप सिम्हा अपने भाई के मुद्दे को एक जबरदस्त सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर लिपाई पुताई करने की भी कोशिश करते दिख रहे हैं, क्योंकि संसदीय सुरक्षा का मसला काफी बड़ा था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक था। और इस मामले के बाद प्रताप सिम्हा के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने भी साफ कर दिया है कि हम किसी को निशाना बनाना नहीं चाहते। मुझे बस इस बारे में पूछताछ करनी है कि क्या उन्होंने पेड़ काटने की इजाजत ली थी। अगर उन्होंने अनुमति नहीं ली है तो ये अवैध है। कर्नाटक में छिड़े इस सियासी संग्राम में बीजेपी नेता कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी जहां इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने विक्रम की गिरफ्तारी को कानून की प्रक्रिया के तहत बताया है। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि सांसद प्रताप सिन्हा राजनीति कर रहे हैं और अगर उन्हें अनुमति मिल जाएगी तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने उनके मुद्दे पर क्रॉस चेक तक कर लिया है और अधिकारियों ने अपना काम कर लिया है। हम इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अधिकारी ने कहा कि उसने बिना किसी लाइसेंस के इतने सारे पेड़ काटे थे। वहीं अधिकारियों का यह भी आरोप था कि प्रताप सिन्हा के भाई ने लाइसेंस के बिना इतने सारे पेड़ काटे हैं। लोकसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए बीजेपी सांसद अवैध पेड़ कटाई से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रंग रूप देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले ही देश की संसदीय सुरक्षा में हुई चूक से बीजेपी सांसद की छवि भी धूमिल हुई, जिस कारण शायद वो अपनी छवि को चमकाने की कोशिश करते दिख रहे हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं। भाई के मुद्दे पर हमलावर होते प्रताप सिन्हा खुद को अपने और अपने भाई को राजनीतिक बदले का शिकार होते भी दिखा रहे हैं, लेकिन शायद वो ये जानते हैं कि उनकी पार्टी ने भले ही उनके ऊपर लगे आरोपों को जल्द से जल्द रफा दफा करवा दिया हो, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि लोगों के दिमाग से संसदीय सुरक्षा का मसला अभी खत्म नहीं हुआ, जिसका खामियाजा उन्हें 2024 में अपनी लोकसभा सीट बचाते बचाते भुगतना पड़ सकता है। आईआईटी बीएचयू कांड में नया खुलासा हुआ है। पकड़े गए सभी आरोपी बीजेपी आईटी सेल के मेंबर निकले हैं, लेकिन बड़ी बात अब यह सामने आई है कि 5 नवंबर को ही सीसीटीवी फुटेज के तहत इनकी पहचान हो गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार किसके इशारे पर अभी तक इनको बचाया जाता रहा और इनकी गिरफ्तारी में आखिरकार 60 दिन कैसे लग गए। जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। 1 नवंबर की रात आईआईटी बीएचयू के कैंपस की वो अंधेरी खौफनाक रात भुलाए नहीं भूलती, जब आईआईटी बीएचयू में 3 लड़कों ने एक हॉस्टल की लड़की का चीरहरण किया था, जिसकी जांच के लिए कैंपस के भीतर भी कई छात्रों ने हंगामा किया, जो कई दिनों तक चला। लड़की के साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ लिया गया है, जिनके तार बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं अपराधियों को गुनाह की सजा देने के लिए बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री जी के ही संसदीय क्षेत्र में छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, जिसके आरोपियों को खोजने में यूपी पुलिस को लगभग 60 दिन लग जाते हैं। जबकि ये बात भी सामने आई है कि ये दरिंदे अपनी खौफनाक हरकत को अंजाम देने के 3 दिन बाद तक भी बनारस में ही थे, उसके बावजूद पुलिस इन्हें खोज नहीं पाई। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि ये दरिंदे खुले में घूमते रहे और यूपी पुलिस को इनकी कोई खैर खबर नहीं मिली। वहीं आईआईटी बीएचयू में छात्रा से रेप के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। कुणाल पांडे बीजेपी महानगर इकाई का आईटी सेल का संयोजक है, तो वहीं सक्षम पटेल आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल का संयोजक है। सक्षम पटेल काशी के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल के कुछ दिनों पूर्व तक पीस के तौर पर कार्यरत भी था। इसके अलावा कुणाल पांडे ही आईटी सेल के सदस्यों की नियुक्ति करता था। यहाँ तक कि कुणाल पांडे सराय सर्जन वार्ड के बीजेपी पार्षद का दामाद भी है। सवाल यहाँ ये है कि क्या इन लोगों की पहचान पहले ही कर ली गई थी, लेकिन क्या इनके सत्ताधारी पार्टी से जुड़े तार इनका रक्षा कवच बने हुए थे, जिस कारण अभी तक इनके नामों को सामने नहीं लाया गया था। क्या अब बाबा का बुलडोजर अपनी ही पार्टी से जुड़े लोगों के घिनौने पाप पर चलेगा?
पीड़िता को पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। ये आरोपी अपने किए अपराधों को लेकर इतने निश्चिंत थे कि उन्होंने पुलिस के आगे ये कबूल किया है कि वो लोग रात में सड़क पर दिखने वाली लड़कियों पर फबतियां कसते थे और अक्सर बीएचयू कैंपस जाते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। उन्हें लगा कि छात्रा डर के चलते किसी को कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। यहाँ तक कि तीनों आरोपी वाराणसी में लगे सालाना मशहूर मेले को देखकर बीएचयू गए थे। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों गिरफ्तारी के डर से मध्य प्रदेश चले गए और वहां विधानसभा चुनावों में जमकर प्रचार प्रसार किया। इतने लंबे समय तक ये लोग बेखौफ घूमते रहे और अब जाकर प्रशासन की आंखें खुली हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कब तक देश की बेटियों की अस्मत ऐसे ताकतवर लोगों के आगे लुटती रहेगी? देश की बेटियों को न्याय का कब तक इंतजार करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3D बूथ वाले अलग अलग जगह पर बूथ लगे हैं और इनको लेकर के अब आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि एक बड़ी भारी भरकम रकम रेलवे को खर्च करनी पड़ रही है। रेलवे ये कितनी रकम खर्च कर रहा है और आखिरकार विपक्ष क्यों कह रहा है कि यह सरासर पैसे की बर्बादी है? जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ जहां देश को विश्व स्तर पर आईएमएफ से चेतावनी मिल रही है कि देश में बढ़ता कर्जा देश के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। देश में महंगाई, बेरोजगारी रोज अपने नए नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में पीएम मोदी के प्रचार प्रसार के नए नए तरीके रोज इजाद किए जा रहे हैं कि देश के लोगों की नजरों में पीएम चेहरा कैसे भी चमकता दमकता रहे। इसके लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। कुछ वक्त पहले ही विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा गया था, जिसके बैकग्राउंड में पीएम मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगी ताकि कॉलेज आते जाते बच्चे इन सेल्फी पॉइंट पर पीएम के साथ सेल्फी लेते रहें। विपक्ष ने इसे कड़े तौर पर एक चुनावी एजेंडा घोषित कर दिया था। वहीं इतना प्रचार प्रसार कम था कि 50 रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3D सेल्फी बूथ लगाने के आदेश दे दिए गए। लेकिन अगर आप इन 3D सेल्फी बूथ में लगने वाले खर्च को जानेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे और अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि कैसे देश की जरूरी चीजों के लिए तो राज्य और केंद्र सरकारें कर्जा लेती हैं, वहीं दूसरी ओर पैसा इन सेल्फी पॉइंट्स पर पानी की तरह बहाया जाता है। आपको बता दें कि एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी अजय बोस ने इन्हीं सेल्फी पॉइंट्स के खर्चे से जुड़ी एक आरटीआई दायर की थी। आरटीआई के मिले जवाब के अंदर इसके कुल खर्चे के बारे में पता चला। इसमें पता चला कि केंद्र ने प्रत्येक स्थायी 3D सेल्फी बूथ पर 6.25 लाख रुपए और प्रत्येक अस्थायी बूथ पर 1.25 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी। मध्य रेलवे ने 5 डिवीजनों मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर में 50 रेलवे स्टेशनों पर मोदी की तस्वीर वाले सेल्फी बूथ स्थापित किए। आरटीआई डालने वाले रेलवे अधिकारी अजय बोस ने जो याचिका दायर की थी, उसमें आवेदक ने कहा कि उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे ने सेल्फी पॉइंट पर कुल खर्च का खुलासा नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक तरफ सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सहायक बताए जाने वाले इन सेल्फी पॉइंट्स पर जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। दूसरी ओर रेलवे के किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को बंद कर सरकार ये बताती है कि उसने इसके जरिए कितना मुनाफा कमाया। बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत पर सरकार रेलवे से कहती है कि हमने करोड़ों की कमाई की है, वो भी ऐसे समय में ये छूट बंद कर दी जाती है जब देश के लोग कोरोना जैसी महामारी के कारण पाई के लिए मोहताज हो गए थे। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से ट्रेनों में बुजुर्ग यात्रियों को दी जाने वाली छूट को निलंबित कर दिया गया था। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है
कि क्या लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में किसी दूसरे माध्यम के जरिए नहीं बताया जा सकता था? मोदी जी खुद अपने डिजिटल इंडिया की इतनी तारीफें करते हैं, तो क्या इस डिजिटल युग में सरकार के संदेश को पहुंचाने का दूसरा सस्ता किफायती जरिया नहीं था, जिससे देश के पैसे को बचाकर अच्छी जगह लगाया जा सके, ना कि खुद के सेल्फ प्रमोशन में? सरकार क्या वाकई योजनाओं के नाम पर जनता के पैसे का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर रही है? इन सब कदमों के द्वारा क्या बीजेपी सरकार आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पीएम के फेस को और अपनी पार्टी को एक बार फिर हर तरीके से चमकाने धमकाने की कोशिश कर रही है? ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे थे तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।